हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आपका हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ में, जहां पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको आंसर कर रहे हैं और उस माध्यम से हम अपनी रिवीजन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टुडे इज़ दी लेक्चर नंबर 9th फॉर द इन्वायरमेंट सीरीज़। जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उस सीरीज़ में टुडे इज़ दी लेक्चर नंबर 9th, जहां पे हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड इनिशिएटिव्स, यानी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए जो कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं और जो इनिशिएटिव्स आजकल लिए जा रहे हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि हमने अभी तक इस सीरीज़ में जो इन्वायरमेंटल स्टैटिक थ्योरी है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उसे डिस्कस कर लिया है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी थ्रेट्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, उन्हें डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो जो आज का लेक्चर होगा, हम उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोफ्यूल्स, फ्यूल सेल्स एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी सोर्सेज, इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन सिविलाइजेशन नए नए तरीके ढूंढे अपनी नीड्स को मीट करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि इन्वायरमेंट पे मिनिमल इम्पैक्ट पड़ सके। और ये जो हम टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स उसी नीड से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। Okay, so the first question is, with reference to fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि फ्यूल सेल्स एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो इस फ्यूल सेल्स के रिगार्डिंग इन फॉलोइंग में से जो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर फ्यूल सेल्स में प्योर हाइड्रोजन को यूज किया जाए एज अ फ्यूल, तो जो एग्जॉस्ट मिलेगा, यानी जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या होगा? हीट एंड वाटर। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज, फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स, यानी कि फ्यूल सेल्स को आप बिल्डिंग्स या ऐसी बड़ी पावर नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट स्मॉल पावर नीड्स को, यानी कि छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, इन्हें चार्ज करने के लिए, इन्हें यूज करने के लिए आप फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। थर्ड स्टेटमेंट इज, फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि कोई भी फ्यूल सेल्स जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ऑब्वियसली हमें फ्यूल सेल से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है उसे एक बार देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल? अ फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम सिर्फ फ्यूल सेल की बात करें, अगर फ्यूल सेल का क्या मतलब है कि वहां पे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरह की फ्यूल सेल हो सकती है, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो सकती है, जो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में जो बैटरीज यूज कर सकते हैं, सेल्स यूज करते हैं, वो भी एक तरीके से फ्यूल सेल्स ही है, क्योंकि वहां पे भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम जो फ्यूल यूज करते हैं दैट इज हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन फ्यूल cell, it uses hydrogen gas and oxygen gas as fuel, and the byproducts of the reaction in this cell are water, electricity and heat। यानी कि इस सेल में आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसके साथ वाटर और हीट, ये बाय प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी हार्मफुल जो एमिशंस हो रहे हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में नहीं होते। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के एडवांटेजेस देखें तो इट इज इनहेरेंटली मोर एफिशिएंट देन कंबशन इंजन्स एंड थर्मल एनर्जी जनरेशन, बिकॉज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है जो हमारे नॉर्मल कंबशन इंजन्स हैं या दूसरे जो एनर्जी जनरेशन के डिवाइसेस हैं उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंसी से केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद कोई भी इस फ्यूल सेल से जो डायरेक्ट एमिशन हो रहा है वो हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज हमने देखा वाटर एंड हीट, ये दो चीज़ें जनरेट हो रही हैं और वाटर एंड हीट ऑब्वियसली दे आर नॉट पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। उसके बाद फ्यूल यूज्ड इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में रेडली अवेलेबल है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो भी प्रोड्यूस जब ह्यूमंस करते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता।
जो बाकी हम फ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या बाकी दूसरे फ्यूल्स को जब हम यूज़ करते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूल्स हों, उनको भी एक्सट्रैक्ट करते वक्त एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जैसा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के केस में नहीं होता। इसके बाद दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल इट कैन बी यूज टू पावर लार्ज बिल्डिंग्स एज वेल एज स्मॉल इक्विपमेंट्स, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को आप यूज कर सकते हैं बड़े पावर नीड्स के लिए भी और छोटे डिवाइसेस के लिए भी। और यहाँ पे हमने एक सिंपल सा क्रूड डायग्राम दिया हुआ है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप फ्यूल को यानी हाइड्रोजन गैस को आप एक जगह से इनलेट देते हैं, उसके बाद दूसरी साइड से आप एयर को इनलेट देते हैं। एयर का मतलब आप बेसिकली ऑक्सीजन को इनलेट दे रहे हैं, एंड देन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और उस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और एक मैं बात आपको बता दूं कि कोई भी जो हम इलेक्ट्रिकल सेल या फ्यूल सेल यूज करते हैं, जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इट इज इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है। अल्टरनेट करंट के फॉर्म में एनर्जी जनरेट नहीं की जाती यूजुअली। अल्टरनेट करंट का यूज क्या होता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त हम अल्टरनेट करंट का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि कोई भी आप सेल यूज करते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो आप बैटरीज यूज कर रहे हैं, चाहे आप वो इन्वर्टर की जो बैटरी है वो यूज कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज करें, जो भी करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। ऑल्टरनेट करंट ऐसे जनरेट नहीं किया जाता। ऑल्टरनेट करंट कैन ओनली भी जनरेटेड अगर आप कोई ऑल्टरनेट करंट का जनरेटर यूज कर रहे हैं, जो कि एक अलग टाइप का जनरेटर है, ठीक है। ये बेसिक आपकी जो 9th 10th की साइंस है उसमें आपको ऑब्वियसली आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट करंट ही यूजुअली जनरेट किया जाता है, ऑल्टरनेट करंट को हम स्पेशल केसेस में ही जनरेट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम आंसर करने की कोशिश करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स बट नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स या बड़ी पावर नीड्स के लिए ही नहीं, हम छोटे नीड्स के लिए भी फ्यूल सेल को यूज कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो डायरेक्ट करंट की फॉर्म में हो रही है। सो इस क्वेश्चन में द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 ओनली, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इट इज एन इजी क्वेश्चन बिकॉज आपको बताना है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट, यानी कि वो व्हीकल्स जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज कर रहे हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, उन व्हीकल्स में क्या एग्जॉस्ट यानी कि क्या बाई प्रोडक्ट मिलता है। NH3 यानी अमोनिया, CH4 और मेथेन, H2O वाटर और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस जनरेट होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। इट इज वेरी इजी। आप कमेंट्स में आंसर्स बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये जो फ्यूल्स दिए गए हैं, डीजल, कोल, हाइड्रोजन एंड केरोसिन, इनमें से कौन सा फ्यूल यूज करते वक्त एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सबसे कम होता है, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अभी आप खुद आंसर कर सकते हैं, जरूर ट्राई करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। Some species of which of the above kinds of organisms are employed as biopesticides। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हमने आपको 3 तरह की स्पीशीज दे दी कि बैक्टीरिया है, फंजाई है और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी प्लांट्स हैं, और इन तीनों में से कौन सी जो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज किया जाता है एज बायोपेस्टिसाइड्स। तो सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा ब्रशअप करते हैं कि व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स। तो बायोपेस्टिसाइड्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट्स। पेस्ट्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जिन केमिकल्स का हम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, सॉरी दे आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये केमिकल पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, यानी कि ह्यूमंस आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ये बायोपेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, यानी कि हम कुछ नेचुरल और बायोलॉजिकल तरीके यूज कर रहे हैं पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। सो बायोपेस्टिसाइड्स दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंजाई, नीमाटोड्स। यानी कि आप बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में प्लांट्स को भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को भी यूज कर सकते हैं, और
फंजाई जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज नेमाटोड्स। नेमाटोड्स इज एक्चुअली अ किंगडम जो कि वर्म किंगडम है, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ वर्म्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ नेमाटोड्स, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। सो ये जो भी बायोपेस्टिसाइड्स हैं आजकल इन पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव दिया जा रहा है, बहुत फोकस दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर करते वक्त हम बायोपेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं करते, बिकॉज दे आर नेचुरल वेज। ये प्राकृतिक तरीके हैं पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए और क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट वन इज बैसिलस thuringiensis, यानी कि बीटी बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसके जीन्स को निकाल के बीटी कॉटन या बीटी क्रॉप्स भी बनाई जाती हैं जो कि नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि पेस्ट्स के लिए हानिकारक है, यानी कि एक बैक्टीरिया को भी हम यूज़ कर रहे हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड। उसके अलावा हम फंजाई को भी यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, इसको भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा देयर आर वेरियस वर्म्स विच ईट दीज पेस्ट्स, तो यानी कि वेरियस जो वर्म्स हैं वो भी बायोपेस्टिसाइड्स हैं। और जो प्लांट्स हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है नीम, उसको भी हम बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हैं कि देयर आर बायोपेस्टिसाइड्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या हार्म्स हैं। बायोपेस्टिसाइड्स दे आर फ्रेंडली टू नॉन टारगेट स्पीशीज एंड केमिकल्स दे आर हार्मफुल टू नॉन टारगेट स्पीशीज। टारगेट स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो कि पेस्ट हैं, ठीक है, जिनको हमें कंट्रोल करना है, वो टारगेट स्पीशीज हो गई। तो जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो नॉन टारगेट स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज जिनको हमें हार्म नहीं पहुंचाना, जिन्हें कंट्रोल नहीं करना, उसके लिए हार्मफुल नहीं होते। बट केमिकल पेस्टिसाइड्स वो उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमंस, क्योंकि बायोपेस्टिसाइड्स को यूज करते वक्त ह्यूमंस टारगेट नहीं होते, बट केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पेस्ट्स को तो कंट्रोल भले कर देते हैं, लेकिन क्रॉप्स को कंटेमिनेट करके वो ह्यूमंस को भी हार्म दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोपेस्टिसाइड्स वो पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं क्रिएट करते। केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑब्वियसली दे कॉज पॉल्यूशन। जो बायोपेस्टिसाइड है वो चीपर तरीका है, और जो पेस्ट्स होते हैं वो रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं कर पाते अगेंस्ट बायोपेस्टिसाइड, यानी कि ओवर टाइम पेस्ट जो हैं वो इम्यून नहीं हो जाते बायोपेस्टिसाइड के कंपैरिजन में। बट केमिकल पेस्टिसाइड्स जो कि एक्सपेंसिव भी हैं और वो धीरे धीरे पेस्ट्स को इम्यून कर देते हैं, यानी कि धीरे धीरे हम केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ करते जाएंगे तो जो पेस्ट हैं वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेंगे और कुछ टाइम के बाद केमिकल पेस्टिसाइड्स का असर होना बंद हो जाएगा उन पेस्ट पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और हार्म्स हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स और बायोपेस्टिसाइड्स के। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त। तो अब ये क्वेश्चन हमें काफ़ी सिंपल लग रहा है, बिकॉज हमसे पूछा गया था कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, इन तीनों में से किसे बायोपेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों को यूज कर सकते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड। Okay, the next question is biomass gasification is considered to be one of the sustainable solutions to the power crisis in India. In this context, which of the following statement is correct? तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि बायोमास गैसिफिकेशन ये एक टेक्निक है, ठीक है, टू जनरेट पावर, टू जनरेट एनर्जी। तो ये जो बायोमास गैसिफिकेशन है ये एक अच्छा सस्टेनेबल सॉल्यूशन है इंडिया में पावर को जनरेट करने के लिए। तो बायोमास गैसिफिकेशन के लिए इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमें एग्जामिनर को ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन, यानी जो नारियल की शेल्स हैं, जो ग्राउंडनट यानी मूंगफली की जो शेल्स होती हैं, राइस हस्क होता है यानी कि जो पैडी क्रॉप का जो बाई प्रोडक्ट मिलता है राइस की ग्रेन्स को अलग करने के बाद, ये सारे ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं इनको हम बायोमास गैसिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है। Second statement is the combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only, यानी कि जो गैसेस हम बायोमास गैसिफिकेशन में जनरेट कर रहे हैं वो गैसेस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस होती हैं ओनली, सिर्फ ये दो गैसेस होती हैं और कोई और गैसेस नहीं जनरेट होती। थर्ड वन इज द कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि जो गैसेस जनरेट हो रही हैं उनको हम डायरेक्ट हीट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी उन्हें डायरेक्टली जला के बर्न करके हीट को पैदा किया जा सकता है। बट इंटरनल कंबशन इंजन्स में, ये इंटरनल कंबशन इंजन्स वो इंजन्स यानी कि जहाँ पे जो कंबशन हो रहा है वो इंजन के अंदर ही होता है, वहाँ उन इंजन्स में हम बायोमास गैसेस को यूज नहीं कर सकते, ये थर्ड स्टेटमेंट कह रही है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगेन हम बायोमास गैसिफिकेशन इस प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बायोमास गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड बायोमास फ्यूल इनटू गैसियस कंबस्टिबल गैसेस कॉल्ड प्रोड्यूसर और सिनगैस थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोमास गैसिफिकेशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिक फ्यूल है, बायोमास है,
उसे हम गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमने यहाँ दिए हुए हैं, लाइक ड्राइंग, पायरोलिसिस, कंबस्शन एंड रिडक्शन। इन रिएक्शंस का यूज करके हम बायोमास को कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ गैसेस में, जिन्हें हम बर्न करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज अचीव्ड बाय रिएक्टिंग द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर्स विदाउट कंबस्शन विद अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और स्ट्रीम। यानी कि जो भी बायोमास मटेरियल है उसे ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी बिना ऑक्सीजन के गर्म करके हम गैसेस को जनरेट करते हैं, जो कि बायोमास गैसिफिकेशन में जनरेट होने वाली गैसेस होंगी। सो कौन सी गैसेस जनरेट हो रही हैं? दे आर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेथेन, एथेन एटसेट्रा। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरी गैसेस लाइक मेथेन, एथेन, ये भी स्मॉलर अमाउंट्स में जनरेट होती हैं। और इन गैसेस को जो बायोमास गैसिफिकेशन में जनरेट हो रही हैं, इसे आप हीट या इलेक्ट्रिसिटी के लिए डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। बर्न करके आपने हीट जनरेट कर दी और उस हीट से आपने कोई वाटर गर्म करके टरबाइन चला दी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी। बट आप इस गैसेस को यूज कर सकते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में भी, यानी कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट के इंजन्स हैं, जो व्हीकल्स में इंजन्स हैं, उसमें भी आप इन गैसेस को यूज कर सकते हैं एज अ मिक्सचर विद दी कन्वेंशनल फ्यूल्स। यानी कि जो कन्वेंशनल फ्यूल हैं, पेट्रोल, डीजल, इन फ्यूल के साथ आप इन गैसेस को भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब बायोमास गैसिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हमारी काफी एनर्जी नीड्स को भी पूरा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल, राइस हस्क, दे कैन बी यूज्ड। ऑब्वियसली दे कैन बी यूज्ड बिकॉज ये तीनों चीजें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बायोमास है, और इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेस में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड वन कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो गैसेस जनरेट होती हैं बायोमास गैसिफिकेशन में, दिस इज इनकरेक्ट। हमने अभी देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट हो रही है और स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मेथेन, एथेन, ऐसी गैसेस, हाइड्रोकार्बन गैसेस भी जनरेट होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड वन इज द इंटरनल गैस, द कंबस्टिबल गैसेस कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि गलत है। इंटरनल कंबशन इंजन में भी बायोमास गैसेस को यूज किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, व्हाई? अब हमने अभी देखा कि फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात की थी, अब हम माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और अब हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वन इज कि दे यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टन सबस्ट्रेट्स, यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज कि वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में, कि कई तरह के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लेंस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज करके वाटर को भी क्लीन किया जा सकता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हर फ्यूल सेल की तरह इस माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। फर्क क्या है कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी, आप क्वेश्चन पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते थे कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात कि दीज ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स इन एनाएरोबिक कंडीशंस, यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस को, सबस्ट्रेट्स को यूज किया जाता है। इन सबस्ट्रेट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्ट कराया जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनाएरोबिक कंडीशंस में, एनाएरोबिक कंडीशंस मतलब ऑक्सीजन की जब कमी हो तो हम कहते हैं कि एनाएरोबिक कंडीशंस हैं। तो एनाएरोबिक कंडीशंस में ये माइक्रोब्स इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं और एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड इलेक्ट्रिसिटी एज इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो डिकम्पोजिशन का ही काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज करते हैं मैटर को, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीके के सब्सटेंसेस पे एक्ट करके
इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो दीज फ्यूल सेल्स दे कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स ऑल्सो, यानी कि कोई भी वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स है उसमें आप माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को यूज करें, जिसका डायग्राम यहाँ गिवन है। एक साइड से आप वो सारा वेस्ट इस फ्यूल सेल में डालेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे, दे विल एक्ट ऑन दिस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, उस पे एक्ट करने के बाद उसे डिकम्पोज करेंगे और इन द प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, ठीक है। तो ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल का प्रोसेस है और ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल के फायदे हैं जो कि हम समझ सकते हैं कि जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, जो कि बाय प्रोडक्ट मिल रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स नहीं हो रहा एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो अब आए अगर हम इस क्वेश्चन पे और देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स आर यूज्ड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटीरियल्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये भी स्टेटमेंट सही है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ करके हम वाटर भी साफ कर सकते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसे डिकम्पोज भी कर देंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी। सो एक्चुअली तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मेथेन एंड शेल गैस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल बेड मेथेन और शेल गैस से जुड़ी हुई इन स्टेटमेंट्स को हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट इज कि कोल बेड मेथेन इज अ प्योर मेथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स, while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो कोल बेड मेथेन है वो प्योर मेथेन गैस होती है, ठीक है, और वो कोल सीम से मिलती है, यानी कि जो कोल माइंस हैं वहाँ पे जो जहाँ पे कोल नेचुरली एग्जिस्ट करता है वहाँ से हमें कोल बेड मेथेन मिल रही है। और जो शेल गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन, सिर्फ ओनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर है और ये हमें मिलता है फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है, ओनली वर्ड्स ऐसे वर्ड्स यूज हों, ओनली, ऑलवेज, यानी कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं इनको आप हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। Second statement is in India abundant coal bed methane sources exist but so far no shale gas sources have been found। यानी कि इंडिया में कोल बेड मेथेन के सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं बट शेल गैस के सोर्सेज इंडिया में अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसे पता करने के लिए सबसे पहले हम आइए अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। पहले बात करेंगे कोल बेड मेथेन की। कोल बेड मेथेन इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल बेड्स। तो कोल बेड मेथेन क्या है, ये एक तरह की नेचुरल गैस है, ठीक है, और ये कहाँ से मिलती है, कोल बेड से ही, यानी कि वो कोल माइंस यानी कोल सीम्स जहाँ पे कोल नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे कोल बेड मेथेन मिलती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोल बेड गैस और स्वीट गैस, ठीक है। दिस मेथेन में एग्जिस्ट एज फ्री गैस और इज सैचुरेटेड विद वाटर और इन अ लिक्विड स्टेट लाइनिंग द इनसाइड ऑफ पोर्स विद द कोल सीम्स। यानी कि जो कोल माइंस में जो कोल सीम्स हैं जहाँ पे कोल नेचुरली एग्जिस्ट करता है वहाँ पे मेथेन गैस हवा में नेचुरली फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, वाटर के साथ मिक्स होके, वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होके सैचुरेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में मेथेन भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो कोल बेड पे कोल एग्जिस्ट कर रहा था वो कोल एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लेता है मेथेन को। एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, ADSO, यानी एड्जॉर्प्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई गैस किसी सॉलिड सब्सटेंस से जाके एड्जॉर्ब हो जाती है, उसमें मिल जाती है और लिक्विड स्टेट ले लेती है। तो इस स्टेट में भी मेथेन मिलती है विच इज कॉल्ड एज कोल बेड मेथेन। ये जो कोल बेड मेथेन है इसमें बहुत कम जो है प्रोपेन और ब्यूटेन ऐसी चीज़ें होती हैं बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब जो प्राइमरी गैस होगी वो कौन सी होगी, मेथेन, ठीक है। उसके बाद एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये स्मॉलर क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेचुरल गैस का मतलब कि लाइटर हाइड्रोकार्बन्स हैं, मेथेन, एथेन, इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जो कोल बेड मेथेन है इसमें हमने देख लिया कि प्रोपेन, ब्यूटेन ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, मेथेन, एथेन का। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो फ्यू पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
इट पोजेज अ सीरियस रिस्क टू कोल माइनर्स इन द फॉर्म ऑफ एज द मेथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, जो कि कोल माइंस में हमने देख लिया कि अब मेथेन गैस है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो भी माइनर्स हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकती है, बिकॉज ये गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, आग पकड़ सकती है। कई बार हमने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि किसी कोल माइन में आग लग गई, तो एक्चुअली वो सिर्फ कोल बर्न नहीं हो रहा है, कोल सीधा ऐसे आग नहीं पकड़ता, बट जो मेथेन मौजूद थी उन माइंस में वो कम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेती है। इसलिए एक्चुअली जो आग लग रही है कोल बेड्स में वो सिर्फ कोल की वजह से नहीं, वो कोल बेड मेथेन की वजह से हो रहा है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कोल के, और उन सभी कोल रिसोर्सेज में हमें कोल बेड मेथेन भी मिलती है। ठीक है, तो इंडिया में ऑब्वियसली देयर आर अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ कोल बेड मेथेन। अब बात करते हैं शेल गैस की। तो शेल इज ऑल्सो अ नेचुरल गैस दैट इज फाउंड ट्रैप्ड विद इन शेल। शेल क्या है? ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक होती है शेल, और इस रॉक के अंदर कुछ नेचुरल गैस ट्रैप होती है जिसे हम कहते हैं शेल गैस। दिस कंसिस्ट्स ऑल्सो ऑफ मेथेन बट ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, बट प्राइमरी गैस कौन सी होगी? मेथेन। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कुछ अभी करंटली कुछ ही कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, चाइना एंड कनाडा जो कि शेल गैस की प्रोडक्शन कॉमर्शियल लेवल पे करती हैं। ठीक है, स्मॉल प्रोडक्शन बहुत सारी कंट्रीज में होता है, बट कॉमर्शियल लेवल पे यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिर्फ यूएस, कनाडा और चाइना जैसी कुछ डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में ही हो रहा है। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में देयर आर पोटेंशियल शेल गैस रिजर्व्स, जो कि इंडिया के सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, चाहे वो पेनिनसुलर रिवर्स के बेसिन्स हों, चाहे वो इंडियन कोस्ट्स पे बेसिन्स हों, वहाँ पे हमें शेल गैस रिजर्व्स देखने को मिले हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन द वैली ऑफ कृष्णा, गोदावरी एंड दामोदर रिवर्स हमें शेल गैस के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में शेल गैस अवेलेबल नहीं है, हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करते अभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी अपग्रेडेड नहीं है इंडिया में, और फ्यूचर में हम ऑब्वियसली ऐसा करने वाले हैं, बट इंडिया में रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम फिर आए तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि कोल बेड मेथेन इज प्योर मेथेन गैस, ये पार्ट तो बिल्कुल सही है। एंड शेल गैस इज मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गई, बिकॉज शेल गैस में भी मेथेन इज दी प्राइमरी कंपोनेंट, मेथेन ही ज्यादा पाया जाता है शेल गैस में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज इंडिया अबंडेंट कोल बेड मेथेन सोर्सेज एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। एंड सो फार नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज इंडिया में देयर आर शेल गैस रिसोर्सेज विच हैव बीन फाउंड। सो द करेक्ट आंसर विल बी नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में हमें कुछ फ्यूल गैसेस दी गई हैं, सीएनजी, कोल गैस, एलपीजी, वाटर गैस, और लिस्ट 2 में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, इन केमिकल गैसेस या सब्सटेंसेस से कौन सी गैस बनती है, इसे हमें करेक्टली मैच करना है। तो आइए हम अपने नॉमेनक्लेचर को सुधारते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स यूज की जाती हैं, डिफरेंट नेम्स यूज किए जाते हैं, उन्हें एक बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर गैस की। तो वाटर गैस इज अ कंबस्शन फ्यूल कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो वाटर गैस क्या है? हाइड्रोजन के साथ मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसे कैसे बनाया जाता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर स्टीम को, यानी कि इवेपोरेटेड जो वाटर है, हॉट वाटर है, उसे पास करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है, विच इज कॉल्ड एज वाटर गैस। इसे भी यूज किया जा सकता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, बिकॉज ये गैस भी इन्फ्लेमेबल होती है। अब बात करें कोल गैस की। तो कोल गैस इज अ फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, इथाइलिन एंड अदर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जैसी गैसेस भी अवेलेबल होती हैं कोल गैस में। इसे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए कोल बेड मेथेन, जो भी हमने पढ़ा, कोल बेड मेथेन और कोल गैस में रिलेशन नहीं है। कोल बेड मेथेन नेचुरली एग्जिस्ट करती है कोल माइंस में, बट कोल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? कोल को एयर की एब्सेंस में, यानी बेसिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं, जिनसे ये सारी गैसेस का प्रोडक्शन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाउन गैस। ठीक है, एक और नाम यूज़ किया जाता है टाउन गैस का, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में कोल को डायरेक्टली बर्न नहीं करते। ठीक है, इंडिया में तो कोल को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में और अलग जगहों पे, बट कई कंट्रीज में कोल से कोल गैस बनाई जाती है और फिर उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो जो भी कोल गैस यूज़ की जा रही है लार्ज स्केल पे, उसे नाम दे दिया जाता है टाउन गैस का भी। अब बात करें सिंथेसिस गैस की। तो सिंथेसिस गैस और सिन गैस, ये भी इसी का नाम है, सिंथेसिस को शॉर्ट करके सिन गैस। इट इज़ अ गैस मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वेरी ऑफन सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि वाटर गैस थी, हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, उसी तरीके से सिंथेसिस गैस में भी हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों गैसेस प्राइमरीली मिलती हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेज इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, कोल, बायोमास और वर्चुअली एनी हाइड्रोजन फीडस्टॉक, ठीक है, बाय रिएक्टिंग विद स्टीम और ऑक्सीजन। जैसे कि वाटर गैस का मैन्युफैक्चर हो रहा था हाइड्रोकार्बन्स पे स्टीम को यूज करके, उसी तरीके से सिन गैस को भी प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन की मौजूदगी हो, उसका रिएक्शन स्टीम या ऑक्सीजन के साथ करवा के हम सिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, हमने ऑलरेडी देखा कि नेचुरल गैस एक नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस है, जिसमें प्राइमरली कौन सी गैस होती है, मेथेन। इसके अलावा दूसरी गैसेस भी स्मॉल अमाउंट में पाई जा सकती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, बट प्राइमरली द गैस इज मेथेन। फिर हम बात करें अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, तो इट इज अ फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, only heavy hydrocarbon gases and it is formed after refining the petroleum crude। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए कि पेट्रोलियम गैस में और नेचुरल गैस में डिफरेंस क्या होगा। नेचुरल गैस जो नेचुरली अकर कर रही है, पेट्रोलियम गैस नेचुरली अकर नहीं करती। जो भी हम क्रूड ऑयल निकालते हैं अर्थ से, उस क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग होती है तो वहां से एक बाय प्रोडक्ट मिलता है पेट्रोलियम गैस, क्योंकि उस क्रूड ऑयल में जो भी प्रोपेन और ब्यूटेन वाला कंपोनेंट है वो गैसियस फॉर्म में अलग हो जाता है रिफाइनिंग के दौरान, और उसे हम यूज करते हैं एज पेट्रोलियम गैस, और उसे लिक्विफाइड फॉर्म में हम अपने एलपीजी सिलेंडर्स में यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान होना चाहिए कि नेचुरल गैस क्या है, वहां पे मेथेन ज्यादा होता है, नेचुरली अकर करती है नेचुरल गैस, और जो पेट्रोलियम गैस है उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, हैवी हाइड्रोकार्बन्स वो ज्यादा होते हैं, और ये नेचुरली अकर नहीं करती, क्रूड ऑयल से बनाई जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं इस लिस्ट पे। हम पहले देखेंगे सीएनजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होना चाहिए, मेथेन और एथेन होना चाहिए। अभी हमने देखा नेचुरल गैस में मेथेन होगा, सो ए शुड बी करेक्टली मैच्ड विथ 3। हमारे ऑप्शन कौन से बन गए, बी और डी। ठीक है, ए और सी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद दिस कोल गैस, अभी हमने देखा था कि जो कोल गैस होती है इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स, और उसी तरीके से एलपीजी एंड वाटर गैस के भी मिक्सचर्स को हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर आप एलपीजी जानते हो कि ब्यूटेन प्रोपेन से बनता है, तो सी को 2 के साथ आप डायरेक्टली मैच करेंगे। यहाँ से भी आपका बी और डी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन बनेंगे। अब अगर आपको वाटर गैस का और कोल गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता हो तो ऑब्वियसली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तो वाटर गैस क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड कोल गैस था हाइड्रोजन, मेथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, A3, B4, C2 and D1. Okay, the next question is, it is possible to produce algae based biofuels, but what is or are the likely limitations of developing countries in promoting this industry? तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि बायोफ्यूल्स जो हैं वो एल्गी से बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन में बता दिया कि एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स होते हैं, बट एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स को यूज करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या लिमिटेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एल्गी से बना हुआ बायोफ्यूल को यूज करने में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। यानी कि जो बायोफ्यूल्स हैं एल्गी बेस्ड, उन्हें बनाने के लिए जो एल्गी चाहिए उसे हम सीज में ही यूज बना सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स पे ये मुमकिन नहीं है, पहली स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। यानी कि एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा लेवल चाहिए एक्सपर्टीज का और टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए, और इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम आ सकती है। ये स्टेटमेंट सेकेंड है। थर्ड वन इज इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स सेटिंग अप लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। यानी कि अगर आपको एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स को लार्ज लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज की ज़रूरत होगी, और उससे कुछ एनवायरमेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये है हमारी थर्ड स्टेटमेंट। तो आइए अब देख लेते हैं कि बायोफ्यूल्स क्या होते हैं और एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात होगी बायोफ्यूल्स की। अ बायोफ्यूल इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज एग्रीकल्चर एंड एनारोबिक डाइजेशन, एंड इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो बायोफ्यूल्स, आप एक चीज समझिए यहाँ पे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी फ्यूल जो ह्यूमन सिविलाइजेशन यूज करती है वो हो सकता है कि वो जियोलॉजिकल प्रोसेस से बना हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना हो, बट वो फ्यूल एक्चुअली आता है सोलर पावर से ही।
ठीक है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, चाहे वो हमने बायोमास को यूज़ किया हो, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो सोलर पावर को ट्रैप करके प्लांट्स में कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, या जो कोल या पेट्रोलियम है वो भी किसी टाइम पे प्लांट्स या एनिमल्स रहे होंगे और वो अब हमें फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में दिखते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, जो कि केमिकल एनर्जी को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर उसे हटा दें तो बाकी जो हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर सोलर पावर ही है इनडायरेक्टली। तो बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल आर दोज फ्यूल्स जो कि कंटेम्प्रेरी प्रोसेस से बने हैं, यानी कि जो अभी प्रोसेस करंटली चल रहे हैं उन प्रोसेस से बन रहे हैं बायोफ्यूल, बायोलॉजिकल प्रोसेस से, बट जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन में, जैसे कोल या पेट्रोलियम की फॉर्मेशन में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्रीकल्चर और एनारोबिक प्रोसेस से ही हम बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं इनसे ही बायोफ्यूल को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ईजी है कि बायोफ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स दोनों बायोटिक चीज़ों से ही बन रहे हैं, बट जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। उसके बाद बायोफ्यूल्स दे कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स और एल्गी। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें कार्बन हो, जिसने सन की एनर्जी को किसी तरीके से एब्जॉर्ब किया हो फोटोसिंथेसिस के जरिए से, उन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए। सो बायोफ्यूल्स वो हैं, वो कार्बन न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बायोफ्यूल्स को आप बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बट आप ये समझ सकते हैं कि वो कार्बन जो बायोफ्यूल हैं जब वो बने होंगे तब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी किया होगा। यानी कि एग्रीकल्चर करते वक्त कोई ऐसी क्रॉप्स बनी जिनसे हम बायोफ्यूल बनाने वाले हैं, तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करते वक्त सनलाइट भी एब्जॉर्ब की और कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब की, और जब हमने बर्न कर दिया उन्हें तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिलीज हो गई इन्वायरमेंट में। तो ये कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस है, हम कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं कर रहे। तो आप यहाँ इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे बायोफ्यूल को बनाया जा सकता है। कॉर्न, म्यूनिसिपल वेस्ट, ऑयल, फैट एंड ग्रीस, यानी कि जो ऑयल या फैट हम अपने कुकिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं उससे भी हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। उसके बाद जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं, वुडी बायोमास है, और जो एनर्जी क्रॉप्स यानी कि स्पेशल एनर्जी क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स को कल्टीवेट ही इसीलिए किया जा रहा है कि उनसे बायोफ्यूल बनाए जाएं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे बायोफ्यूल बन सकता है। और अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स की भी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देयर आर 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। फर्स्ट जनरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स लाइक वीट, शुगर केन, सोयाबीन, यानी कि वो क्रॉप्स जिनको हम एग्रीकल्चर में कल्टीवेट कर रहे हैं फूड के तौर पे, उनसे भी हम बायोफ्यूल को बना सकते हैं। ये क्रॉप्स हैं, शुगर केन हो गया, सोयाबीन, वीट। तो इन क्रॉप्स को कुछ मेथड्स लगा के हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं बायोफ्यूल में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल वो हैं जो कि नॉन फूड क्रॉप से बन रहे हैं, यानी कि वो क्रॉप्स जिन्हें हम कल्टीवेट ही इसीलिए कर रहे हैं कि हमें बायोफ्यूल बनाना है, उन्हें फूड पर्पसेस के लिए कल्टीवेट नहीं किया जा रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जत्रोफा है, ये क्रॉप ऐसी क्रॉप है जिसे फूड के तौर पे नहीं कल्टीवेट करते, उसे इसीलिए कल्टीवेट कर रहे हैं कि हम बायोफ्यूल को बनाएंगे। फिर आ गया जनरेशन 3। जनरेशन 3 इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रॉप, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी एंड अदर काइंड ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि एल्गी या माइक्रोब्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन ऑर्गेनिक मैटर से हम जब बायोफ्यूल को बनाएंगे तब हम कहेंगे कि जनरेशन 3 का जो है बायोफ्यूल है। फिर आता है जनरेशन 4 जो कि जनरेशन 3 का एक्सटेंशन है। नेचुरली अकरिंग एल्गी और माइक्रोब्स को यूज़ करके हम बायोफ्यूल बना रहे हैं तो वो जनरेशन 3 होगा। बट अगर हम ह्यूमन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके एल्गी और माइक्रोब्स को, स्पेशल काइंड ऑफ एल्गी और माइक्रोब्स कल्टीवेट कर रहे हैं जो कि ज़्यादा यील्ड दे सकते हैं बायोफ्यूल की, तो हम उसे कहेंगे कि जनरेशन 4 बायोफ्यूल्स हैं। तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जनरेशन। आप समझ सकते हैं कि जनरेशन 1, जनरेशन 2 ये उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितनी जनरेशन 3 और जनरेशन 4 है, बिकॉज जनरेशन 1 में हम फूड क्रॉप को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बायोफ्यूल ज़्यादा बनाने लगे तो हमारी फूड क्रॉप्स में कमी आ सकती है। उसके बाद जनरेशन 2 में भी आप सोचिए कि नॉन फूड क्रॉप्स को भी कल्टीवेट करने के लिए आपको लैंड चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर जो हो रहा है जिस लैंड पे, उसका कुछ हिस्से में आप नॉन फूड क्रॉप यानी एनर्जी क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जनरेशन 3 और जनरेशन 4 बायोफ्यूल को यूज़ करना इज़ मोर बेनिफिशियल, उसे यूज़ करने में हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर हम बात करें सिर्फ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल की, यानी कि वो बायोफ्यूल जो कि एल्गी से ही बनाया जा रहा है,
तो एल्गी आप सब जानते हो, एल्गी इज अ काइंड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसमें जायंट सीवीड्स भी हो सकती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक नहीं है। इसके अलावा यूनिसेल्यूलर एल्गी भी होता है, जैसे कि रेड एंड ग्रीन एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जायंट सीवीड्स विच आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गी जो है एक बहुत वाइड वैरायटी होती है और उनको यूज करके हम बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखने वाली है कि एल्गी को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज ऑब्वियसली अच्छी चाहिए, बिकॉज आपको लार्ज स्केल प्लांट्स बनाने पड़ते हैं जहां पे आप एल्गी को कल्टीवेट कर पाएं, ठीक है। और उसके बाद ये बात भी बिल्कुल सही है कि कमर्शियल लेवल पे एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बनाने के लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ एल्गी चाहिए, जो कि लार्ज फैसिलिटीज़ में ही हो पाएगा। बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ आपको बनानी पड़ेंगी जहाँ पे आप एल्गी को कल्टीवेट करेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट पे या सोसाइटी पे कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। आपको उसके लिए लैंड चाहिए, आपको हो सकता है कि एनवायरनमेंट में एल्गी की ज़्यादा कल्टीवेशन होने की वजह से कोई इम्पैक्ट हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये भी बिल्कुल बात सही है कि एल्गी की कल्टीवेशन के लिए सिर्फ सीज नहीं, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी एल्गी को कल्टीवेट किया जा सकता है। आप आर्टिफिशियल प्लांट्स बना सकते हैं, पॉन्ड्स बना सकते हैं, रिवर्स में कल्टीवेट कर सकते हैं एल्गी को, ठीक है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सी के ऊपर ही एल्गी का कल्टीवेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन पे एक बार फिर देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि सिर्फ सीज में ही एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स के लिए एल्गी बनाया जा सकता है, कॉन्टिनेंट्स पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, कॉन्टिनेंट्स पे भी हम कर सकते हैं एल्गी कल्टीवेशन। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बिकॉज हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होता है एंड बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए, जो कि इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न्स को जन्म दे सकती हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके सामने ये दो प्रॉब्लम हो सकती हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, और हो सकता है कि इन्वायरमेंट पे और सोसाइटी पे कुछ तरीके के इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अगर हम लार्ज स्केल ऑफ एल्गी कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी, क्योंकि यही दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारी स्टेटमेंट्स 3 हमें दी गई हैं रिगार्डिंग द सोलर पावर। तो फर्स्ट वन इज कि फोटोवोल्टेक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is technology that utilizes sun's rays to generate heat which is further used in electricity generation process। तो पहली स्टेटमेंट ये अपने आप में कह रही है कि जो फोटो वोल्टेक है इस टेक्नोलॉजी में लाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो सोलर थर्मल है इस टेक्नोलॉजी में सनलाइट को यूज़ किया जाता है गर्मी पैदा करने के लिए, हीट पैदा करने के लिए, और उस हीट से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो फोटोवोल्टेक है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, और जो सोलर थर्मल है वो डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल बट नॉट फॉर फोटोवोल्टेक, यानी कि इंडिया में फोटोवोल्टेक नहीं प्रोड्यूस होता बट सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्शन हो रही है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? सबसे पहले अभी तक जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसमें आपको मैंने बताया था कि ज़्यादातर एनर्जी जनरेशन जब भी होती है वो होती है डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। तो चाहे वो सोलर थर्मल हो चाहे वो फोटोवोल्टेक हो, दोनों टेक्नोलॉजी में ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट नहीं होता, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में ही एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी हम उसी से समझ गए। उसके बाद अगर आप गेस करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी एंड फोटोवोल्टेक दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री बट इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप फोटोवोल्टेक्स की प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, इंडिया में फोटोवोल्टेक्स की प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट भी तो इनकरेक्ट हो सकती है। इन ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर करेक्ट हो तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन ही बचेंगे, और दोनों 2 and 3 ये दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकती हैं। अभी हमने देख लिया कि 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो ऑब्वियसली आप ए ऑप्शन के साथ रह जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोलर पावर के बारे में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे ब्रशअप भी कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हमने जो अभी गेस किया है आंसर वो सही भी है या नहीं, ठीक है। तो सोलर पावर क्या है? ऑब्वियसली कि हम सन की एनर्जी को यूज़ करके, सनलाइट को यूज़ करके
पावर को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या हीट बना रहे हैं, इसके लिए हम फोटोवोल्टेक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सोलर थर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सोलर फोटोवोल्टेक की बात करें तो इसमें हम फोटोवोल्टेक सेल्स को यूज़ करते हैं डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए। तो ये जो फोटोवोल्टेक सेल्स हैं ये बनती कैसे हैं, वेरियस काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका यूज़ करके फोटोवोल्टेक्स को बनाया जाता है, जो कि सनलाइट में जो फोटॉन्स हैं उनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और इंडिया में सोलर फोटोवोल्टेक्स की प्रोडक्शन होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है। अब अगर हम बात करें सोलर थर्मल की, तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा रही, यहाँ पे जो सन की जो लाइट है उसे ट्रैप करके, कंसंट्रेट करके गर्मी प्रोड्यूस की जा रही है और उस हीट से हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी उस हीट से जैसे बाकी प्रोसेस में वाटर को या किसी सब्सटेंस को गर्म करके टरबाइंस को चला दिया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है। तो ये सोलर थर्मल पावर है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो नॉर्मल हीटिंग पर्पसेस हैं उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो सोलर थर्मल एंड सोलर फोटोवोल्टेक दोनों सोलर पावर को यूज़ करने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम फिर आए तो हमने ऑलरेडी देखा कि फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी है जिससे डायरेक्टली लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सोलर थर्मल में हम लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं पहले हीट में और फिर उससे बाकी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वी ऑलरेडी सॉ कि गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी और फोटोवोल्टेक दोनों चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। सो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 ओनली, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 88 जो है कि कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कॉन्टूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग एंड जीरो टिलेज in the context of global climate change, which of the above helps in carbon sequestration or storage in the soil। तो आपको बताना है कि ये जो कॉन्टूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज, ये जो तीन टेक्निक्स हैं, इन तीनों टेक्निक्स में से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए कौन सी टेक्निक हेल्पफुल है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है क्या। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ट्रैप करके हम स्टोर कर देंगे एटमॉस्फेयर के बाहर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और हम कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और फिर उन प्लांट्स में वो कार्बन आके स्टोर हो गया। तो ये एक तरीका है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। इसी तरीके से आर्टिफिशियली भी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उसे किसी ह्यूमन तरीके से, किसी प्रोसेस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके हम अगर एटमॉस्फेयर से बाहर कहीं स्टोर कर दें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करें। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बेसिक मतलब क्या है, कार्बन को जो एटमॉस्फेयर में है उसे पकड़ना, यानी कार्बन कैप्चर, और फिर उस कार्बन को स्टोर कर देना, ठीक है, उसे कहीं एटमॉस्फेयर से बाहर आप जाके स्टोर कर दे रहे हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि कार्बन को स्टोर कहाँ कर सकते हैं। जिन जगहों पे कार्बन को स्टोर किया जाता है दे आर कॉल्ड एज कार्बन सिंक्स, ठीक है। आप कार्बन को स्टोर करते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल में, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसमें ऑब्वियसली जाके कार्बन स्टोर हो गया। अब उन प्लांट्स को कोई एनिमल भी कंज्यूम करेगा तो वो जाके उन एनिमल्स में कार्बन स्टोर हो गया। तो ये एक बायोलॉजिकल तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को पकड़ के दूसरे तरीकों में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टोरेज कर दिया, जो कि अंडरग्राउंड रिजर्व था पेट्रोलियम का, या फिर जहां से आपने क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस को निकाला था, अब वो जगह खाली हो चुकी है तो वहां पे आपने उस कैप्चर्ड कार्बन को भर दिया, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर से निकाल के आपने अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया। चाहे वो डिप्लीटेड गैस रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है, या फिर अंडरग्राउंड कोई कैविटी है, कोई वाटर बॉडी है, उसके अंदर भी जाके हमने कार्बन को स्टोर कर दिया, यानी जो एम्प्टी कोल माइंस है वहां पे जाके कार्बन को स्टोर कर दिया। तो डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में भी जाके आप कार्बन को स्टोर कर सकते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब अगर हम बात करें कि सॉयल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सॉयल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि आप कार्बन सिंक, यानी कार्बन को स्टोर कहाँ कर रहे हैं, सॉयल के अंदर। सॉयल में भी कार्बन को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि अगर सॉयल में हम ऑर्गेनिक मैटर का, कार्बोनिक मैटर का कंटेंट बढ़ा दें धीरे धीरे, तो इसका मतलब सॉयल में आके कुछ कार्बन स्टोर हो जाएगा,
ठीक है, ये कोई अनलिमिटेड प्रोसेस नहीं है। सॉइल की कुछ कैपेबिलिटी होती है कि कुछ अमाउंट तक ही कार्बन को स्टोर किया जा सकता है, और उस कैपेबिलिटी को अगर हम पूरा यूज करें तब हम कहेंगे कि सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसके लिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्टूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग एंड जीरो टिलिंग। कॉन्टूर बंडिंग का मतलब कि हम सॉइल इरोजन को चेक कर रहे हैं। आपने अगर हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे हैं तो आपने वहां देखा होगा कि सॉइल इरोजन को रोकने का एक तरीका होता है कॉन्टूर बंडिंग, यानी कि अगर हम सॉइल इरोजन को रोक देंगे तो ऑब्वियसली सॉइल कंजर्व रहेगी, और सॉइल कंजर्व रहेगी तो सॉइल में जो कार्बन है ऑब्वियसली वो भी कंजर्व्ड रहेगा, यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि आपने कोई क्रॉप कल्टीवेट की हुई है सॉइल पे, और हार्वेस्ट करने से पहले ही आप दूसरी क्रॉप भी कल्टीवेट कर दें, यानी सॉइल को कभी भी आप बेयर मत छोड़िए, खाली मत छोड़िए। अगर सॉइल खाली रहेगी, उस पर कोई प्लांट कवर नहीं रहेगा, तो सॉइल में जो कार्बोनिक मैटर है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसलिए आप सॉइल को हमेशा कवर्ड रखिए विद अ काइंड ऑफ क्रॉप, तो उसे हम कहेंगे रिले क्रॉपिंग। इसके अलावा जीरो टिल और मिनिमल टिल, यानी कि जो सॉइल उसे प्लाउ नहीं करना, उसे जोतना नहीं है, सॉइल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है एग्रीकल्चर करते वक्त। अगर आप सॉइल को ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, उसे खोदेंगे, उसे जोतेंगे, तो सॉइल में जो कार्बोनिक मैटर है हो सकता है कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए और वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाए। तो इसलिए आपको जीरो टिल भी यूज़ करना चाहिए कि सॉइल में जो कार्बन का कंटेंट है वो बना रहे। तो ये हमने देख लिया कि जीरो टिल भी हेल्प करेगा, कॉन्टूर बंडिंग भी हेल्प करेगा, रिले क्रॉपिंग भी हेल्प करेगा सॉइल में कार्बन को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा अगर हम जनरली किसी भी मेथड से सॉइल को या लैंड को कंजर्व कर रहे हैं तो हम एक्चुअली सॉइल में कार्बन की जो मात्रा है उसे भी कंजर्व कर रहे हैं, और वो सॉइल सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है कि आप सॉइल को हमेशा कवर रखिए। अगर आप कोई क्रॉप कल्टीवेट नहीं भी कर रहे हैं तब भी सॉइल को सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने दीजिए, ताकि जो कार्बोनिक मैटर है सॉइल में वो एटमॉस्फेयर में ना चला जाए। आप उसे हस्क से, किसी छोटे प्लांट से, ग्रासेस से हमेशा कवर रखिए ताकि कार्बोनिक मैटर सॉइल में कंजर्व रहे। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में। और इस क्वेश्चन में अगेन हम समझ गए कि कॉन्टूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग एंड जीरो टिलेज, ये तीनों प्रैक्टिसेस हम यूज कर सकते हैं फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में ये देख लिया कि क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनसे हम एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम अगेन इसी टॉपिक को आगे जारी रखेंगे, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।